वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। हम सब जानते ही है कि रिसेंटली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ धमाकेदार तेज़ी में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियस है इस स्टॉक को पूरा एनालाइज करना और सच जानना तो बनता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये करता क्या है, फिर हम देखेंगे 6 ऐसे रीजंस जिसके चलते रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये तेज़ी में हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो तक आपको समझ में आ जाएगा कि ये न्यूज़ बेस्ड तेज़ी थी, ये 6 न्यूज़ के चलते ये तेज़ी है, या कोई रिसाइडिंग या सेटल इसमें ऐसा कोई पॉजिटिव चीज़ें हैं इसके बैलेंस शीट में कि जिसके चलते आने वाले समय में भी इसकी ग्रोथ कंटिन्यूसली देखने को मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर करता क्या है। आई होप कि इस वीडियो के एंड तक आपका पक्का डिसीजन हो चुका होगा कि कंपनी कैसी है और आपको इसमें एंटर करना है या नहीं, और एंटर करना है तो इस समय एंटर करना चाहिए या नहीं। तो चलिए, तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये कंपनी स्पेशली इन्वॉल्व्ड है पावर जनरेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शंस में और डिफेंस में। ये 3 सेक्टर में स्पेसिफिकली ये काम करती है। कंपनी का जो शेयर प्राइस है ये सिग्निफिकेंट मूवमेंट में देखने को मिला। रिसेंटली बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ हमें देखने को मिला क्योंकि इसको लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है और डिफेंस सब्सिडरीज को भी इसके कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। इसके चलते ये स्टॉक जो है हमें तेज़ी में देखने को मिला। अब इतना सा ही नहीं, जैसे मैंने आपको कहा 6 रीजन्स है, और ये 6 रीजन्स में से रिसेंट डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस के चलते हमारा सबसे पहला जो रीज़न रहा है स्टॉक रेल यानी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर जो है ये अभी स्ट्रॉन्गली भाग रहा है, और इसने अपना अपर सर्किट 25 ऑफ जून को ही यानी कल ही हमने देखा कि अपर सर्किट इसने तोड़ दिया और एक नया हाई जो है बनाया है। अब इसकी जो सब्सिडरी है इसको 600 करोड़ का जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और इसके चलते हमें कल ही ये चीज़ देखने को मिल गई थी। इसके अलावा सेकेंड रीज़न हमें देखने को मिला कि कंपनी का जो Q4 है 2025 का परफॉर्मेंस वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला है, इंक्लूडिंग जो नेट डेट है इनका ये 0 होता हुआ देखने को मिला और सब्सटैंशियल प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिला है। इसके अलावा तीसरा जो रीज़न रहा है इसके पॉजिटिविटी के पीछे वो है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसने डेलास्ट के एविएशंस के साथ जो है मैन्युफैक्चर करने वाले हैं ये फैल्कॉन 2000 का, और ये बिज़नेस जो है इंडिया में होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगने वाला है, और इसके चलते ये जो फ्रेंच कंपनी है इसने ये सारे जो पार्ट्स है इसको असेंबल करेगी, और ये सारे जो असेंबल करने का जो मैन्युफैक्चर प्रोसेस है वो इंडिया में होने वाला है, और इसके चलते भी जो एक पॉजिटिव वेव हमें देखने को मिली है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये हमें इस रीज़न से भी देखने को मिली है। अब यहाँ पे जो है आगे और भी रीज़न है जैसे कि एयरक्राफ्ट अपग्रेड। अब कंपनी जो है यहाँ पे ये इन्वेस्ट करने वाली है 5000 करोड़ और एयरक्राफ्ट अपग्रेड प्रोग्राम में, और इसने ऑलरेडी ही अपग्रेडेड 555 ड्रोनेर एंड 228 एयरक्राफ्ट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है, और आने वाले समय में ऑलरेडी करने वाली है अपग्रेड, यानी ये अपने 55 ड्रोनेर एंड 228 एयरक्राफ्ट और भी ऐड ऑन करेगी। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ हमें जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से देखने को मिली। और जो हमने देखा था बिग डील, तो ये जो बिग डील हुई थी एविएशन सेक्टर में, रिलायंस इंफ्रा एविएशन जो है मैन्युफैक्चर करेगा फैल्कॉन 2000, वो भी इंडिया में, ये हमने पहले ही देखा। और जो डिफेंस की डील है इसके बारे में आज भी आपको देखने को मिला होगा कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर आर्म जो है 600 करोड़ का एक्सपोर्ट डील जर्मनी से जो कि डिफेंस में वो हो चुकी है उनकी, और इसके चलते भी रिलायंस इंफ्रा में आज तेज़ी देखने को मिली। अब एक लीगल जो उनका बैटल चल रहा था बॉम्बे हाई कोर्ट में,
रूलिंग इन फेवर ऑफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ₹1169 करोड़ का जो था ये वाला बैटल था, जो कि कंट्रीब्यूटेड हुआ है स्टॉक पॉजिटिव परफॉर्मेंस को लेकर भी, क्योंकि ये लीगल वॉर की चलते भी रिलायंस इंफ्रा पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था, जो कि वहाँ भी लीगल विन हो चुका है। अब ये सारे पॉजिटिव न्यूज़ थे जिसके चलते हमें धमाकेदार तेज़ी देखने को मिली। चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मार्केट कैप है ये 16,563 करोड़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी सिर्फ 3 का है, ROC 34 है और ROE 37 का देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 का है। डिविडेंड अभी तक कंपनी ने दिया नहीं है। डेप यहाँ पे 6,361 करोड़ का है। डेप टू इक्विटी रेशो 0.44 है। डेप अभी क्लियर किया गया है कंपनी की तरफ से, तो आने वाले अपकमिंग जो क्वार्टर रहेगा उसमें हमें उसका अपडेट मिलेगा। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर जो है ये 125 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। वहीं पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी फिट बैठती है। इन्वेंट्री 179 करोड़ की है, जबकि करंट असेट जो है 7,843 करोड़ के। यहाँ पे ये डिफरेंस जो मैं आपको बताती हूँ कि करंट असेट से जो है डेप कम है, ये इसीलिए बताती हूँ जब भी करंट असेट से डेप कम है तो वहाँ क्लियरेंस होने के, डेप के पूरी तरह से क्लियर होने के चांसेस जो है मैक्सिमम होते हैं और डेप फ्री कंपनी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर यहाँ पे डेप ज़्यादा है और करंट असेट्स इनके पास कुछ भी नहीं है, इन्वेंट्री कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे समझ लो कंपनी के डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर उनके पास असेट्स ही नहीं है तो डेप वो किस तरह से क्लियर करेंगे। तो कंपनी उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी में आती है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स कंपनी में चलता है और ऐसी कंपनी स्ट्रगल भी बहुत करती है और प्रॉफिट भी कम जनरेट कर पाती है। तो हमेशा याद रखिए जिस कंपनी का डेप करंट असेट्स के कंपैरिजन में कम हो वहाँ पे हम चांस ले सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट। रिजर्व्स है ये यहाँ पे ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रिजर्व्स ग्रो देखने को मिल रहे हैं। पहले भी कंपनी स्ट्रगल में थी बट स्टिल कंपनी के जो रिजर्व्स थे बीच में कम ज़्यादा हुए, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर अभी भी बोरोइंग है। जैसे मैंने आपको कहा आने वाले क्वार्टर में ये बोरोइंग जो है एडजस्ट होकर आएगी, तब आपको पता चलेगा कंपनी किस तरह से डेप फ्री बनने के कगार पर है। यहाँ पे अगर हम सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी के सेल्स बढ़िया तरीके से बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी है पर थोड़े से फ्लक्चुएट मैनर में है। कंपनी का ओपीएम भी हमें अच्छा खासा ग्रो देखने को मिल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन स्टिल ग्रोइंग है। यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी जो माइनस में नेट प्रॉफिट दिखा रही थी अब कंपनी ने बढ़िया प्लस में नेट प्रॉफिट दिखाया है, विच इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर, क्योंकि कंपनी काफ़ी समय से माइनस में चल रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। अर्निंग पर शेयर भी माइनस में था और अभी बढ़िया तरीके से बढ़ा है। इसके अलावा अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की उससे पहले आप अगर कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी के पास पहले निगेटिव में कैश फ्लो था जो कि अब पॉजिटिव में कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। नेट कैश फ्लो की बात कर रहे हैं विच इज़ वन ऑफ द गुड फैक्टर कि कंपनी के पास पॉजिटिव कैश फ्लो अवेलेबल है। यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी कि प्रमोटर का होल्डिंग काफ़ी कम है, जो कि 16 था, लेकिन अभी प्रमोटर ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। लेकिन वहीं पे एफआईएस ने भी अपना होल्डिंग बढ़ाया था और 11% पर है, डीआईएस ओनली 1.32% पर है। अभी भी पब्लिक 68.49% पर यहाँ पे देखने को मिलती है। बेशक प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे कम है लेकिन एफआईएस भर भर के बैठे हुए 11% एफआईएस बैठा हुआ है यहाँ पे। डीआईएस भी यहाँ पे 1.32% का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग डेफिनेटली रिस्क जोन में, बट फिर भी कंपनी का मैनेजमेंट पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि जितना भी डेप हो क्लियर हो और कंपनी पॉजिटिवली आगे ग्रो कर पाए। अगर हम कंपनी का चार्ट पैटर्न देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ 5 दिनों में कंपनी ने करीबन 8.63% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं, क्योंकि अभी कंपनी ने अच्छी डील्स की हुई है। जैसे कि हमने अभी देखा ऑलरेडी कि कौन से डील्स कंपनी ने की है। अब अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें, 1999 को लिस्ट हुई थी कंपनी, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं एक फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को यहाँ मिलता है, थोड़ा सा अप एंड देन फ्लैट, और फिर एक अच्छा खासा जो
पीक पॉइंट आया था उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और उसके बाद जो है चार्ट पैटर्न डाउन में ही जाता हुआ देखने को मिला। ऐसा कोई खास परफॉर्मेंस इसका ऑल टाइम हाई में देखने को नहीं मिला। तो हम ये बोल सकते हैं डेफिनेटली कि कंपनी अभी अपने जो पीक पॉइंट है, जैसे ये 2000 के आसपास थी, उससे बहुत नीचे है, अभी उससे बहुत ज़्यादा करेक्शन में है। तो इस पीक पॉइंट से एक नया हाई बनाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी होगा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी देना होगा। एक या दो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने से या करने से कंपनी का ये टोटल रिकवरी नहीं होगी। 5 सालों में कंपनी ने 1000% से ज़्यादा के रिटर्न्स बना के दिए हैं। ये उनको ही मिले होंगे जिन्होंने कंसिस्टेंसी से होल्ड किया हुआ है। वहीं पे अगर 1 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो भी आप पिछले 1 साल में कंपनी ने 30% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। उसमें से लास्ट 5 डेज़ के रिटर्न आप माइनस करेंगे 30 में से तो करीबन 20% के आसपास ही रिटर्न्स बने हैं, क्योंकि लास्ट 5 दिनों में ही तो कंपनी ने करीबन 8% से ज़्यादा के रिटर्न्स बना के दिए। तो बेसिकली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये अपने स्ट्रगल फेज से अभी अभी निकली है। तो इसको 100% ब्लाइंडली हम फेथ डेफिनेटली नहीं कर, क्योंकि आपको अगर देखा तो एक इम्पॉर्टेंट है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर प्राइस जो है इसमें वोलेटिलिटी बहुत देखने को मिल रही है पहले से, जैसे हमने चार्ट पे भी देखा। और इन्वेस्टर्स को केयरफुली कंसिडर करना चाहिए कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्योंकि हमने देखा है कि माइनस में सारे नंबर्स थे जो कि अभी अभी एक क्वार्टर में प्लस में देखने को मिल रहे हैं। मार्केट ट्रेंड के साथ कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो तो हम जानते हैं। डाउन ट्रेंड में ये भी बहुत ज़्यादा डीप करेगी, लेकिन वहीं अप ट्रेंड में ये थोड़ी पुश भी होगी। अब यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है ये हमेशा याद रखना है इन्वेस्ट करने से पहले। इन रिस्क फैक्टर को कंसिडर करते हुए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग, क्योंकि वोलेटाइल स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, 50% तक भी डाउन जा सकता है। और अगर आप इसके फाइनेंशियल्स को केयरफुली कंसिडर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले जो भी क्वार्टर नंबर होंगे उसके साथ साथ स्टॉक भी आपको डाउन जाता हुआ दिखेगा। एक क्वार्टर में अच्छे नंबर्स आने से पूरी कंपनी के फाइनेंशियल्स रिपेयर हो गए, अच्छे हो गए, ये हम बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो आने वाले क्वार्टर्स में कंसिस्टेंसी से अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक आगे जाकर जो है एक नया हाई या एक नया इतिहास ज़रूर बना सकता है, क्योंकि 2000 के आसपास जो स्टॉक गिर चुका था वो स्टॉक 2000 से आज अगर 400 पर है तो आप समझ ही सकते हो कितने डिफरेंस पर है, जबकि फेस वैल्यू अब भी 10 का है, यानी कोई स्प्लिट नहीं हुआ है। ये इतना डाउन होने के बाद अगर ये फिर से एक अपने फाइनेंशियल्स को बूस्ट करते हुए एक नया हाई बनाता है तो डेफिनेटली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर मेक अ न्यू हिस्ट्री। This information is only for the educational purpose. I am not giving any buy or sell recommendation here. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.